किसी भी बिजनेस को चलाने में पैसा सबसे जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। उसे सही तरीके से संभालना, यानी वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही तय करता है कि बिजनेस कामयाब होगा या नहीं। सही कहा। आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसी मैनेजमेंट की गहराई में उतरेंगे। मतलब क्या है, क्यों जरूरी है, लक्ष्य क्या है और फाइनेंस अधिकारियों का रोल क्या है। चलिए समझते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। देखिए, अक्सर लोग फाइनेंस को सिर्फ हिसाब किताब या आंकड़ों का खेल समझते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। पर ये उससे कहीं बढ़कर है। ये बिजनेस की रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। मूल सवाल वहीं रहते हैं, जैसे कि पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे को कहाँ लगाया जाए कि सबसे ज्यादा फायदा हो, सही। और कमाया हुए मुनाफे का क्या करना है, मतलब कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को देना है ताकि वो खुश रहें। तो मतलब ये वित्तीय प्रबंधन असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पैसों की प्लानिंग और कंट्रोल है, या जैसा आपने कहा संपत्ति खरीदना, उसे फाइनेंस करना, संभालना, ये सब? हाँ, ये पूरा चक्र है। प्लानिंग, कंट्रोल, संपत्ति का अधिग्रहण, फिर उसका फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट, सब कुछ। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा मकसद है कि बिजनेस में कैश का फ्लो बना रहे, पॉजिटिव रहे। कैश फ्लो, हाँ वो तो जान है बिजनेस की। बिल्कुल। और साथ ही बिजनेस के जो बड़े लक्ष्य हैं वो हासिल हों, खासकर शेयर धारकों की संपत्ति यानी वेल्थ, उसको बढ़ाना। सोचिए, अगर मैनेजमेंट सही ना हो तो क्या होगा। हो सकता है बिजनेस गैर जरूरी चीजों में पैसा फंसा दे, या जरूरत के वक्त हाथ खाली हो। एग्जैक्टली। या जरूरत के वक्त कैश ही ना हो। तो सही प्रबंधन ही वर्किंग कैपिटल बनाए रखता है, बिक्री के लक्ष्य सेट करने में मदद करता है, लागत कंट्रोल में रखता है, और हाँ, टैक्स प्लानिंग भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो पैसा जुटाने की बात करें, बिजनेस के पास क्या रास्ते होते हैं? मैंने सुना है इक्विटी शेयर्स होते हैं, कर्ज भी लेते हैं लोग, डिबेंचर या लोन के रूप में। हाँ, इक्विटी, डिबेंचर, बैंक लोन, ये तो पारंपरिक तरीके हैं। आजकल तो और भी है ना, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंसिंग भी। जी हाँ, बिल्कुल। एंजल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, विदेशों से पैसा जुटाना, कई नए रास्ते खुल गए हैं। लेकिन हर रास्ते के अपने जोखिम हैं, अपनी लागत है। तो संतुलन बनाना पड़ता होगा। हाँ, जोखिम, लागत और कंट्रोल, इनके बीच एक सही संतुलन साधना बहुत जरूरी है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, पैसा जुटाना एक पहलू है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस पैसे का सही इस्तेमाल करना। हाँ, पैसा आ गया, अब लगाएं कहाँ? बिल्कुल। यहीं पर कैपिटल बजटिंग जैसी तकनीकें काम आती हैं। हाँ। ये तय करना कि कौन से बड़े लंबी अवधि के निवेश, जैसे नई मशीनरी या फैक्ट्री, बिजनेस के लिए सबसे फायदेमंद रहेंगे। और रोजमर्रा के खर्चे? अति यही है कि आप जो भी निवेश कर रहे हैं उस पर मिलने वाला रिटर्न पैसा जुटाने की लागत से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वैल्यू बनेगी, है ना। सही बात है। अच्छा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्षेत्र भी तो बदला होगा समय के साथ। पहले कैसा था, अब कैसा है? हाँ, बिल्कुल बदला है। पारंपरिक तौर पर देखें तो पहले फाइनेंस का काम ज्यादातर हिसाब रखना या कभी कभार जरूरत पड़ने पर पैसा जुटाना होता था। अच्छा, मतलब ज्यादा ऑपरेशनल था। हाँ, एक तरह से। फिर आया ट्रांजिशनल फेज और अब है मॉडर्न फेज। आज ये बिजनेस की रोजमर्रा की प्लानिंग और लंबे अवधि की स्ट्रैटेजी का अभिन्न हिस्सा है। तो आजकल मुख्य काम क्या है फाइनेंस के? यहीं पर फाइनेंस के 3 सबसे बड़े फैसले या कार्य सामने आते हैं। पहला, निवेश, यानी पैसा कहाँ लगाना है। दूसरा, वित्त पोषण, यानी वो पैसा कहाँ से लाना है। ठीक है। और तीसरा, लाभांश, डिविडेंड, यानी कमाए हुए मुनाफे का कितना हिस्सा शेयर धारकों में बांटना है और कितना बिजनेस में वापस लगाना है। और ये तीनों जुड़े हुए हैं आपस में? बिल्कुल। ये तीनों फैसले आपस में गहरे जुड़े हैं और सीधे बिजनेस की वैल्यू पर असर डालते हैं। इनमें कुछ लंबी अवधि के होते हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग या कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। और कुछ छोटी अवधि के? हाँ, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रोजमर्रा के नकदी प्रवाह को संभालना। यहाँ एक और सवाल आता है, इन सब फैसलों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना? सुनने में तो यही सबसे सीधा लगता है। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक पारंपरिक लक्ष्य रहा है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें? पहली बात, प्रॉफिट शब्द ही थोड़ा अस्पष्ट है। कौन सा प्रॉफिट? टैक्स से पहले वाला, बाद वाला, ऑपरेशनल प्रॉफिट? बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा। दूसरी, ये अक्सर छोटी अवधि पर फोकस करता है। और सबसे बड़ी बात, ये जोखिम, रिस्क और पैसे की समय के साथ बदलती कीमत, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। ओह, तो फिर बेहतर लक्ष्य क्या माना जाता है?
आजकल धन या मूल्य अधिकरण, वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को ज्यादा बेहतर और व्यापक लक्ष्य माना जाता है। धन अधिकतमकरण, ये कैसे अलग है प्रॉफिट से? इसका सीधा मतलब है कंपनी के शेयरों की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। ये सिर्फ एक साल के प्रॉफिट को नहीं देखता, बल्कि भविष्य में होने वाले कैश फ्लो पर ध्यान देता है। कैश फ्लो पर? हाँ, कैश फ्लो पर। साथ ही ये जोखिम को ध्यान में रखता है और ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि आज मिलने वाला 1 रुपया भविष्य में मिलने वाले 1 रुपये से ज्यादा कीमती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल, जैसा वैन हॉर्न ने चाहा भी है, शेयर का जो बाजार भाव है वो कंपनी की असली कीमत, उसकी ओवरऑल वैल्यू का आईना होता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं प्रॉफिट बनाम वेल्थ का? हाँ, मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एक्स है जो तुरंत छोटा लेकिन निश्चित मुनाफा देगा, और प्रोजेक्ट वाई है जिसमें शुरुआत में ज्यादा खर्च है, जोखिम भी थोड़ा ज्यादा है, पर अगर सफल हुआ तो लंबे समय में कंपनी की वैल्यू कई गुना बढ़ा सकता है। अब जो मैनेजर सिर्फ प्रॉफिट देखेगा वो शायद प्रोजेक्ट एक्स चुन ले। क्योंकि वो सेफ है और तुरंत प्रॉफिट दे रहा है। सही, लेकिन जो मैनेजर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करेगा वो प्रोजेक्ट वाई के जोखिम का विश्लेषण करेगा, उसके लंबी अवधि के फायदों को देखेगा और शायद उसे चुने, भले ही शुरुआती प्रॉफिट कम हो। समझ गई। तो धन अधिकतमकरण को इसीलिए बेहतर माना जाता है, लंबी अवधि का नजरिया। हाँ, लंबी अवधि का नजरिया, जोखिम का ध्यान रखना, और ये सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं बल्कि बिजनेस से जुड़े सभी लोगों, कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर, समाज के हितों का संतुलन बनाने की कोशिश करता है। क्या कभी इन दोनों में टकराव होता है, प्रॉफिट और वेल्थ में? हाँ, कभी-कभी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में शायद कोई फैसला प्रॉफिट बढ़ाए पर लॉन्ग टर्म वेल्थ कम कर दे। लेकिन अनिश्चितता भरे बिजनेस माहौल में जहां कई सालों की प्लानिंग करनी होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद लक्ष्य है। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये सारे फैसले लेते हैं। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स जैसे सीएफओ, उनकी भूमिका कैसे बदली है? लगता है अब वो सिर्फ हिसाब किताब देखने वाले मुनीम नहीं रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। पारंपरिक भूमिका तो वही थी, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कभी-कभार फंड जुटाना। लेकिन आज का सीएफओ वो सीईओ का एक रणनीतिक साथी बन गया है। रणनीतिक साथी मतलब उनकी जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बढ़ गया है। वित्तीय विश्लेषण और योजना बनाना, निवेश और फाइनेंसिंग के बड़े फैसले लेना, कंपनी के संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना, जोखिम का प्रबंधन करना, ये सब तो है ही। और इसके अलावा अब वो M&A यानी कंपनियों के विलय और अधिग्रहण में शामिल होते हैं, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का विश्लेषण करते हैं, कीमत तय करने में मदद करते हैं और बिजनेस की लंबी अवधि की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अरे वाह! हाँ, कई बार तो IT और HR जैसे विभाग भी उनके अंडर आ जाते हैं। लक्ष्य एक ही रहता है, शेयरधारक की वैल्यू को अधिकतम करना। तो ये भूमिका पारंपरिक दायरे से निकलकर बहुत ज्यादा रणनीतिक और व्यापक हो गई है। बिल्कुल, बहुत डायनामिक रोल है आजकल। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये साफ है कि किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए वित्तीय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। इसका फोकस सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाकर सही फैसले लेकर शेयरधारकों की संपत्ति यानी वेल्थ को बढ़ाना है। हाँ, और ये निवेश, वित्तपोषण और लाभांश जैसे बड़े फैसलों के जरिए होता है। और हमने ये भी देखा कि फिनांस अधिकारियों का रोल अब कितना बदल गया है, कितना रणनीतिक हो गया है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे बिजनेस और दुनिया बदल रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, साथ ही अलग अलग हितधारकों जैसे कर्मचारी, समाज, पर्यावरण, इनकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। तो क्या भविष्य में ये जो धन अधिकतमाकरण की परिभाषा है, इसे भी बदलने की जरूरत पड़ेगी? क्या इसे और व्यापक बनाना होगा ताकि ये इन नई चुनौतियों और उम्मीदों का सही से जवाब दे सके? सोचने वाली बातें हैं ना?